कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 31 षड्यंत्र का खुलासा। पॉकेट नॉवेल शैली में किचन में पहुंचने के बाद जीनो ने ऋषभ से पूछा, तो तुम मेरे लिए क्या बनाने वाले हो? मुझे आज सच में बहुत भूख लगी है। तुम्हें देखना होगा, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी नई उत्कृष्ट पाक कला गौरमेट कुकिंग स्किल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। जबकि ऋषभ जल्दी से सामग्री निकाल रहा था, जीनो ने उसे एकटक देखा। ऋषभ, तुमने कहा था कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे। मुझे तुम्हारी मदद करनी है। ऋषभ ने सामग्री को काटना शुरू कर दिया। उसकी चाकू चलाने की गति बहुत सटीक थी, एक पेशेवर शेफ की तरह। ठीक है, जीनो, ऋषभ ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा। लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम किसी को नहीं बताओगे। ये सचमुच पागलपन भरा है। जीनो ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ। ऋषभ का सच। ऋषभ ने रुक रुक कर लेकिन पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने सिस्टम के बारे में बताया, अपने पिता की मृत्यु के बाद आई गरीबी के बारे में, अपने भाई की रहस्यमय दुर्घटना और कर्ज के बारे में, और कैसे वह अचानक अमीर बन गया। मैंने पहले सोचा था कि मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ, या शायद यह एक अजीब मजाक है। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि यह एक अमीरी की योजना है और इसका इस्तेमाल मुझे बदला लेने के लिए करना है, ऋषभ ने कहा। जीनो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें ऋषभ के चेहरे पर टिकी थीं, ये जांचने के लिए कि वह कहीं मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन ऋषभ की आंखों में दिख रही गंभीरता से पता चल रहा था कि वह सच बोल रहा था। तुम्हारे पास एक सिस्टम है और वह तुम्हें मिशन देता है, जीनो ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, और सिस्टम ने मुझे जो पहला सुराग दिया वह था कि मेरी माँ की मौत में संध्या खन्ना शामिल थीं। अंशुल की माँ। ऋषभ ने हाथ में सब्जी काटना बंद कर दिया और सीधे जीनो की ओर देखा। जब मैंने तुम्हारे माँ का ग्रेजुएशन एल्बम देखा तो मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरे पिता के सभी दुश्मन, अंशुल के पिता, आल्विन के पिता, गिडियोन के पिता, वे सभी हाई स्कूल में एक साथ थे। जाहिर है, वे मेरे पिता के करीबी थे और उन्होंने एक साथ मिल कर मेरी माँ और पिता को बर्बाद किया। जीनो ने मेज पर हाथ मारा। यह अविश्वसनीय है। पापा ने कभी भी एडविन अंकल के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा था, बल्कि उन्हें एक महान व्यक्ति बताया था। मैं अंशुल को जानता हूँ। वह हमेशा से ही खराब रहा है, लेकिन उनके पिता प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उनके पिता भी उतने ही खराब हैं, ऋषभ ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने पहले मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाए, फिर मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। यह एक लंबा षड्यंत्र है। पाक कला का प्रदर्शन। ऋषभ ने जल्दी से कुछ स्वादिष्ट फ्रेंच ऑनियन सूप और बेक्ड गार्लिक ब्रेड तैयार कर लिया। कमरे में तुरंत शानदार सुगंध फैल गई। क्रिस और अरविंद, जो अभी भी बैठक कक्ष में बैठे थे, तुरंत किचन की ओर आकर्षित हुए। शौनक भी उत्सुकता से देखने आया। वाह, ये खुशबू कितनी शानदार है। ये किसने बनाया? क्रिस ने पूछा। मैंने, दादाजी, ऋषभ ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे योगदान देना होगा। क्रिस की आंखें स्वाद चखने के बाद चौड़ी हो गईं। तुम सिर्फ एक करोड़पति नहीं हो, तुम एक अविश्वसनीय शेफ भी हो। एडविन का बेटा सचमुच लाजवाब है। खाने के बाद ऋषभ और जीनो वापस अपनी बातचीत पर आए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऋषभ। हम एक एक करके एल्बम में मौजूद हर व्यक्ति की जांच करेंगे, जीनो ने कहा। मैं तुम्हें रेनॉल्ड परिवार के सभी गुप्त संपर्कों और संसाधनों तक पहुंच दूंगा। हम उन सभी कंपनियों के रिकॉर्ड निकाल लेंगे जो तुम्हारे पिता की कंपनी के पतन में शामिल थीं। ऋषभ को एक गहरी राहत महसूस हुई। सिस्टम ने उसे ताकत दी थी, लेकिन जीनो का साथ उसे मानसिक शक्ति और आवश्यक संसाधन देगा।
धन्यवाद जीनो। मेरा पहला लक्ष्य है संध्या खन्ना। देवांग उसकी चाची से मिलने जा रहा है। हमें इंतज़ार करना होगा कि वह क्या जानकारी लाता है। ऋषभ ने अपने फ़ोन पर अपनी मुख्य मिशन देखी, 1 महीने में $5 लाख कमाना। मुझे हाइपर एंटरटेनमेंट को अब तुरंत काम पर लगाना होगा। हमें शौनक को एक मेगा स्टार बनाना होगा। जितनी तेज़ी से वह प्रसिद्ध होगा, उतनी ही तेज़ी से मैं पैसा कमाऊंगा। ऋषभ ने आत्मविश्वास से कहा। एक धनी और शक्तिशाली युवा मास्टर तारांकन का उदय अब बस कोने ही में था। 32 देवांग का संदेश। पॉकेट नॉवेल शैली में। ऋषभ और जीनो सूप और ब्रेड खत्म करने के बाद वापस जीनो के कमरे में आ गए। शौनक अभी भी नीचे क्रिस और अरविंद के साथ बैठा था, शायद अपनी सुरक्षा के बारे में बात कर रहा था। तो तुम किस तरह की मदद चाहते हो ऋषभ? मुझे बताओ, जीनो ने पूछा, जो अब पूरी तरह से इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। सबसे पहले हमें संध्या खन्ना के बारे में पता लगाना होगा। वह मेरी माँ की मौत में शामिल थी और वह अंशुल की माँ भी है। मुझे उस परिवार से नफरत है, ऋषभ ने स्वीकार किया। ठीक है, मैं तुम्हें अंशुल और उसके पिता की वर्तमान संपत्ति और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दूंगा। ये रेनॉल्ड परिवार के लिए बच्चों का खेल है, जीनो ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। तभी ऋषभ का फोन वाइब्रेट हुआ। ये देवांग का एक संदेश था। संदेश में लिखा था, चाची ने बस यही कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे उस प्यारे दोस्त शौनक की माँ ने मेरे साथ क्या किया था। अब उसे भी वही दर्द सहना होगा। वह बहुत डरी हुई लग रही थी ऋषभ। वह अब फोन नहीं उठा रही। ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जीनो की तरफ मुड़ा। उसने कहा, शौनक की माँ ने संध्या खन्ना को कुछ किया था। लेकिन शौनक की माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं। जीनो ने तुरंत फ़ोन लिया और देवांग को फ़ोन किया। देवांग, तुम कहाँ हो? क्या तुम सुरक्षित हो? हाँ जीनो, मैं अपनी चाची के घर से निकल आया हूँ। मैं तारांश के पास जा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, हमें शौनक की माँ के बारे में जानना होगा। क्या शौनक ने कभी उनके बारे में बात की है? कोष्टक, मुझे नहीं पता जीनो, लेकिन शौनक के बारे में एक अफवाह थी। एक बहुत पुरानी अफवाह, मुझे याद नहीं आ रहा। जीनो ने फ़ोन काट दिया और ऋषभ की ओर देखा। हमें शौनक से बात करनी होगी। वह कुछ छुपा रहा है और यह सीधे तौर पर संध्या खन्ना से जुड़ा हुआ है। असुरक्षित दोस्ती। ऋषभ और जीनो नीचे बगीचे में गए, जहां शौनक अब अकेला बैठा था, शायद अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। शौनक, हमें तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी होगी, ऋषभ ने सीधे कहा। शौनक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं ऋषभ, मेरी माँ एक बहुत अच्छी महिला थी। वह बहू तब पहले ही गुजर चुकी हैं। हमें पता है कि वह गुजर चुकी हैं, जीनो ने कहा। लेकिन संध्या खन्ना ने देवांग से कहा कि तुम्हारी माँ ने उन्हें कुछ गलत किया था। यह क्या था? शौनक चुपचाप बैठा रहा, उसकी सुंदर सुनहरी भूरे रंग की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें बताना चाहिए, है ना? शौनक ने फुसफुसाते हुए कहा। यह मेरे अभिनय करियर की शुरुआत में एक गंदी अफवाह थी कि मैं एक दत्तक बच्चा अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मेरी असली माँ मेरी असली माँ एक वेश्या प्रोस्टिट्यूट थीं। ऋषभ और जीनो एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। वह अफवाह सच नहीं थी, लेकिन इसने मुझे बहुत दर्द दिया। मेरे दत्तक माता पिता बहुत नाराज थे। एजेंसी ने इस पर रोक लगा दी थी, शौनक ने आगे कहा। ऋषभ ने शौनक का हाथ पकड़ा। तुम्हारी पिछली जिंदगी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम्हारी असली माँ, क्या उनका संध्या खन्ना या अंशुल के पिता से कोई संबंध था? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन शायद मेरी असली माँ का नाम अनुष्का था, शौनक ने कहा, उसका शरीर कांप रहा था। अगला मिशन। जैसे ही शौनक ने वह नाम लिया, ऋषभ के कानों में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। मास्टर, आपकी पिछली मुख्य मिशन का दूसरा सुराग अब आ चुका है। सिस्टम को लगता है कि आप मुख्य मिशन के स्तर 2 पर पहुंच गए हैं। अगला स्तर, आपकी मां की मौत का दूसरा सुराग एक और नाम है, जो आपकी मां के जीवन से जुड़ा हुआ है, अनुष्का। अगली मुख्य मिशन, अनुष्का के ठिकाने का पता लगाएं और उन्हें सुरक्षित रूप से ऋषभ खैजर के सामने लाएं। समय सीमा 15 दिन। ऋषभ को गहरा झटका लगा। इसका मतलब था कि शौनक की मां न सिर्फ जीवित थी, बल्कि उसका सीधा संबंध ऋषभ की मां के षड्यंत्र से भी था। और शायद वह सिर्फ शौनक की असली मां नहीं थी। अनुष्का,
ऋषभ ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ ऋषभ? जीनो ने पूछा। जीनो, मेरी माँ की मौत का दूसरा सुराग। वह नाम भी अनुष्का है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें इस महिला को ढूंढना होगा, ऋषभ ने एक नई दृढ़ता के साथ कहा। ऋषभ को एहसास हुआ कि यह केवल एक बदला नहीं था, यह एक परिवार के अंधेरे अतीत को उजागर करने का मिशन था। क्या शौनक की असली माँ अनुष्का ऋषभ की माँ की मौत के षड्यंत्र का केंद्र बिंदु है? और ऋषभ, क्या वह 15 दिनों के भीतर उसे ढूंढ पाएगा? 33 वेलहार्ट परिवार का घर, पॉकेट नॉवेल शैली में। लिज ने तुरंत रुक गई जब उसने अपने भाई की आवाज़ सुनी। अभी भी ऋषभ की बाँह पकड़े हुए वह केविन के पास पहुंची, जो बड़ी इनो, एंजेलिन, शानेल जिसे आमतौर पर एल कहा जाता है, और गेविन के साथ कैफेटेरिया में आराम से बैठा था। वे सभी उच्च वर्ग के बच्चे थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे एक साथ घूमते थे। लिज भी आमतौर पर उनके साथ घूमती थी, क्योंकि वे सभी बचपन के दोस्त थे। हालांकि हाल के वर्षों में लिज ने हमेशा सुंदर जेलिन और एल के आसपास असुरक्षित महसूस किया था, जो देवियों की तरह थीं। हालांकि यह असुरक्षित महसूस करने का समय नहीं था, क्योंकि अगर उसने बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस किया तो ऋषभ को दूसरी लड़कियां फिर से ले जाएंगी। जब ऋषभ गरीब था तो हन्ना उसकी प्रेमिका थी। अब जब ऋषभ अचानक अमीर बन गया था तो यकीनन और भी लड़कियां उसे चाहेंगी। लिज को नहीं पता था कि उसे ऋषभ की प्रेमिका बनने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह फिर से हार नहीं मानेगी। यहाँ तक कि एंजेलिन के लिए भी नहीं। हालांकि लिज अपनी चचेरी बहन के रूप में एंजेलिन को भी बहुत प्यार करती थी। मैं कैफ़े नहीं जा रही हूँ। मैं ऋषभ के साथ घर जा रही हूँ। हमें कुछ काम है, लिज ने बिना किसी भूमिका के कहा। केविन ने लिज को अविश्वसनीयता से देखा। तुम उसके साथ घर पर अकेली रहोगी? सवाल ही नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। अगर तुम दोनों नहीं आ रहे हो तो मैं भी नहीं आ रही हूँ, एंजेलिन ने जवाब दिया। यह क्या बकवास है? इस महीने हमारी यह पहली मुलाकात है, हमें फिर से एक साथ होने का मौका नहीं मिल सकता? एल ऋषभ की तरफ मुड़ी, जो बस चुपचाप खड़ा रहा। ये सब इस आदमी की वजह से होना चाहिए। तुमने एंजेलिन से रिश्ता तोड़ा, फिर लिज को मज़े करने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। क्या तुम एक खिलाड़ी प्लेयर हो? एल ने अपने चेहरे पर एक सनकी भाव के साथ कहा। जैसे ही ऋषभ ने खुद का बचाव करने के लिए अपना मुंह खोला, गेविन ने जवाब दिया, कल ही तुमने कहा था कि तुम एंजेलिन से जलती हो क्योंकि एक लड़के ने उसे इतना सुंदर सरप्राइज दिया। तुमने कहा था कि तुम्हें भी हीरे की अंगूठी चाहिए, है ना? एल ने तुरंत गेविन के पैर पर कदम रखा, जिससे 188 सेमी लंबे आदमी को दर्द से कराहना पड़ा। चुप रहो, यह एक अलग कहानी है। जीनो ने उन्हें शांत कराने के लिए अपने सामने की मेज़ पर कई बार हाथ मारा। हमें उन पर कुछ भी आरोप लगाने से पहले ऋषभ की सफाई सुननी होगी। मुझे यकीन नहीं है कि ऋषभ और लिज का यही इरादा था, और अगर वे कुछ करना भी चाहते थे तो वे पहले ही बालिग हो चुके हैं। जीनो के शब्दों से लिज को शर्म महसूस हुई, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। आज चेहरा लाल हो गया। ठीक है, मेरी बात सुनो। मुझे माफ़ करना अगर लिज ने तुम्हारे साथ समझौता रद्द कर दिया, लेकिन अभी लिज को परेशानी है क्योंकि उसके कुछ पौधे अचानक फफूंदी से खराब हो गए हैं। संयोग से मेरे पास उसकी मदद करने की एक योजना है। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगी या नहीं, लेकिन हमें पहले कोशिश करनी होगी, है ना? ऋषभ की बातें सुनकर वे सब चुप हो गए। फिर से पौधे? तुम अब किन फूलों की बात कर रहे हो? केविन ने पूछा। मैंने समझाया था, लेकिन तुमने कभी परवाह नहीं की, है ना? मैं ऋषभ के साथ घर जा रही हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं उन्हें ज़्यादा देर तक छोड़ दूंगी तो वे सब मर जाएंगे। इसलिए मुझे जाने दो, लिज ने कहा। केविन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि वह तुम्हारे साथ कुछ शैतानी न करे। मैं भी आ रही हूँ, एल ने बीच में टोकते हुए कहा। एंजेलिन खड़ी होकर कुछ देर ताली बजाई, तो हम केविन और लिज के घर पर घूमेंगे। उनका घर एक कैफ़े जितना ही अच्छा है, खासकर जब से लिज वहाँ एक फूलों के बगीचे पर काम कर रही है। तुम लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है ना? लिज ने अपना निचला होंठ काट लिया। वह अनिश्चित थी कि उसे इस बारे में खुश होना चाहिए या परेशान। वह खुश थी क्योंकि उनकी समस्या अच्छे से हल हो गई थी, और वह इस बात से भी खुश थी कि उसके दोस्त उसके घर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वह ऋषभ के साथ अकेली रहने की भी उम्मीद कर रही थी।
लेकिन यह एंजेलिन की गलती नहीं थी, ये केविन की गलती थी कि उसने लिज को ऋषभ के साथ अकेले रहने का मौका नहीं दिया। यह अच्छा नहीं है, लिज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता मत करो, ऋषभ ने फुसफुसाते हुए कहा। ओह, तुम तो बस उस लड़की को और ज्यादा उम्मीद दिला रहे हो, ऋषभ। संक्षेप में, वे वेलहार्ट परिवार के घर पहुंच चुके थे। यह एक शानदार घर था जिसमें एक सुंदर क्लासिक डिजाइन और एक बहुत बड़ा आंगन था। घर के सामने कारों के लिए एक पार्किंग की जगह थी और सजावट के लिए एक मिनी फव्वारा भी था। लिज ने इसे रोमांटिक दिखाने के लिए घर के सामने गुलाबों के कई बड़े गमले भी रखे थे। फिर घर के बगल में एक बड़ा फूलों का बगीचा था। बगीचे में एक क्लासिक गोल संगमरमर का गज़ेबो था जिसके अंदर चाय परोसने के लिए कुर्सियां थीं। यह एक बड़े और शानदार मध्ययुगीन गज़ेबो जैसा था। लिज ने गज़ेबो को चढ़ने वाले गुलाबों और कई अन्य फूलों से सजाया था। इस बीच पिछवाड़े में एक बड़ा स्विमिंग पूल था। जबकि अन्य लोग उस बगीचे को देख रहे थे जिस पर लिज काम कर रही थी, ऋषभ और लिज उनके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में गए। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। वास्तव में तुम दूसरों के साथ जा सकते हो, मैं ये नौकरों के साथ करूँगी, लिज ने कहा। पहले उसने ऋषभ को आमंत्रित किया ताकि वे कुछ देर अकेले रह सकें, लेकिन फिर उसे ऋषभ के लिए बुरा लगा। ऋषभ धीरे से हंसा, फिर कई तरह की चाय वाला एक जार पकड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लिज। तुम्हें मेरे बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ मेरे पौधों की देखभाल में मदद करने के लिए भी आए हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ लिज की तरफ मुड़ा, जो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। वह मुस्कुराया, फिर धीरे से लिज के सिर को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बस मुझे यहाँ स्वादिष्ट मिल्क टी बनाना सिखाने के लिए समझो। ओह हाँ, मैं पहले एक चाय की दुकान में काम करता था जहाँ मुझे चाय को ठीक से बनाना छोटी ई खाया गया था। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुमने कहा था कि तुम्हें मिल्क टी पसंद है ना? लिज चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी, शायद ये ऋषभ के करीब आने के उसके मौकों में से एक था। मुझे मिल्क टी पसंद है, मुझे मिल्क कॉफ़ी भी पसंद है। ओह, मैं एक बार एक रेस्तरां में थी जहां उन्होंने उसमें फलों के टुकड़ों के साथ चाय परोसी थी, मुझे वह भी पसंद है। चाय और फल, वह अभी के लिए एकदम सही हो सकता है। जून की सूरज बहुत तेज है, चलो कुछ फ्रूट आइस टी बनाते हैं। इस बीच थोड़ी दूर एक छिपी हुई जगह पर कई लोग उन दोनों को झांक रहे थे। तुम दोनों क्यों झांक रहे हो, लड़कियों? जीनो ने फुसफुसाते हुए कहा, हैरान था कि एंजेलिन और एल ऋषभ और लिज को झांक रहे थे। शश, चुप रहो, जीनो, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उनका रिश्ता क्या है। मैंने खबर देखी कि ऋषभ ने कैंपस के मैदान में लिज को चूमा, हालांकि उसने अभी अभी एंजेलिन से रिश्ता तोड़ा है, एल ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ऋषभ और मैंने सौहार्दपूर्ण तरीके से रिश्ता तोड़ा। मुझे ऋषभ पसंद है, लेकिन अगर ऋषभ मुझे पसंद नहीं करता तो ये बेकार होगा, इसलिए मैंने। वही बात है, एंजेलिन, तुमने और उसने अभी अभी तो रिश्ता तोड़ा है। हे भगवान, तुम मेरी सफाई नहीं सुनना चाहती हो, है ना? जीनो वापस रसोई की तरफ मुड़ा, जहां ऋषभ और लिज ड्रिंक्स बना रहे थे। वह मुस्कुराया, उसे यह अजीब लगा क्योंकि ऋषभ ने पहले कहा था कि उसकी किसी में रोमांटिक दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिज को खास व्यवहार मिल रहा था। बहुत से पुरुष किसी लड़की को इतनी कोमल निगाह से देखकर नहीं मुस्कुराते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ऋषभ को पता ही नहीं था कि वह उसे पसंद करता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहने दो। चलो वापस चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो, जीनो ने दोनों लड़कियों को वहां से खींचते हुए कहा। आज आपका दूसरा मिशन पूरा हुआ। बहुउद्देशीय उर्वरक ने फफूंदी के कारण मुरझाए हुए पौधों को ठीक कर दिया है। आपका इनाम है जोड़ 5 शक्ति स्ट्रेंथ। आपने 5 अंक अर्जित किए हैं। ऋषभ ये देखकर बहुत हैरान था कि उसका मिशन पूरा हो गया था, हालांकि उसने मुरझाए हुए पौधों को सिर्फ 3 घंटे पहले ही खाद दी थी। अब ऋषभ अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था, कुछ ऐसी चीज़ों पर काम कर रहा था जो उसके लिए महत्वपूर्ण थीं। वह एक थोक स्टोर से उन उत्पादों को छांट रहा था जिन्हें वह अपने ब्रांड के तहत बेचेगा। ऋषभ के पास बेचने के लिए 2 प्रकार के उत्पाद थे, सौंदर्य उत्पाद और पौधों के उत्पाद। वह सौंदर्य उत्पाद बेचता है क्योंकि बाजार बहुत बड़ा है और कभी धीमा नहीं होता, भले ही समय बदल जाए। सौंदर्य उत्पाद हमेशा महिलाओं के
बड़ी ईच लोकप्रिय होते हैं, और यहाँ तक कि उन पुरुषों के बीच भी जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। फिर पौधों के उत्पाद हैं। वह चाहता है कि लिटिल हेवन अब जितना बड़ा है उससे भी बड़ा हो जाए। और ये देखकर कि उसका दूसरा मिशन जल्दी पूरा हो गया था, जाहिर है ऋषभ को उत्पाद को ईशान को बेचना होगा ताकि स्टोर में विपणन किया जा सके। जेदेन का एक इनकमिंग कॉल था। नमस्ते जेदेन। ओह ठीक है, उस छोटी पुरानी रेस्तरां की इमारत का उपयोग करने के बजाय एक बड़ी जगह पर क्यों न जाया जाए? अगर तुम सहमत हो तो मेरे पास आर्सेलिया नदी के पास एक जगह है। वह खाली है, चिंता मत करो। सच में? तो चलो उसका उपयोग करते हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुरूप एक रेस्तरां बनाने के लिए किसी से संपर्क करो। सबसे अच्छी निर्माण सेवाओं का उपयोग करो। हाँ, अभी के लिए छोटे रेस्तरां का उपयोग करो। मैं इसका ज़ोरदार प्रचार करूंगा। एक बार जब रेस्तरां अच्छी तरह से जाना जाएगा और नई इमारत खत्म हो जाएगी तो हम जा सकते हैं। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। कॉल समाप्त हुआ। ऋषभ वापस छोटे रेस्तरां का प्रचार करने के काम पर लग गया। अभी के लिए लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर ऋषभ की पोस्ट देखने के बाद रेस्तरां को ध्यान मिल रहा था। यह एक अच्छा कदम था। ऋषभ को बस रेस्तरां को और भी ज़्यादा प्रसिद्ध बनाना था। चूंकि सोशल मीडिया प्रचार सफल रहा था, ऋषभ इसे फिर से कोशिश करना चाहता था। वह किसे जानता था जिसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स थे? दरवाजे की घंटी ने ऋषभ के विचारों को बाधित कर दिया। वह तुरंत खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोला। जब उसने अपने अपार्टमेंट में आने वाले 3 लोगों को देखा तो वह मुस्कुराया। अरे, प्रचार में मेरी मदद करो तुम तीनों, ऋषभ ने कहा। तुमने हमें अभी तक अंदर भी नहीं बुलाया है। हे भगवान, तारांश ने नाराज होते हुए जवाब दिया। हम थके हुए हैं ऋषभ, हम कुछ खाना चाहते हैं, देवांग ने शिकायत की, जिसे पूरे दिन सिर्फ बटर टोस्ट खाने का ही समय मिला था। तो यह एकदम सही समय है, चलो रेस्तरां चलते हैं। 34 शौनक के विचार। पॉकेट नॉवेल शैली में। जब शौनक सुबह उठा तो उसने ऋषभ को अपने स्मार्टफोन के साथ खुद ही मुस्कुराते हुए देखा। शौनक ने संक्षेप में जम्हाई ली, फिर अंगड़ाई ली। ऋषभ अभी भी अनजान था कि शौनक जाग गया है। पिछली रात वे जेदेन से एक छोटे से रेस्तरां में मिले थे जिसे शौनक ने अभी अभी खोजा था। सबसे प्रतिष्ठित ऑफिस बिल्डिंग के सामने स्थित होने के बावजूद रेस्तरां बहुत प्रसिद्ध नहीं था। शायद यह अभी नया था, या शायद यह अन्य बड़े रेस्तरां की छाया में दब गया था। फिर भी रेस्तरां स्वादिष्ट भोजन, जिसमें बेहतरीन मोमोज भी शामिल थे, परोसता था। शौनक ने सोचा कि सभी स्वादिष्ट भोजन के पीछे कोई महान शेफ होगा, लेकिन पता चला कि जेदेन खुद ही खाना पकाता था। उस रात जेदेन सोच रहा था कि उसे रेस्तरां बंद करना होगा, लेकिन ऋषभ अचानक आ गया। साथ में देवांग, तारांश और शौनक भी थे। सभी नए कर्मचारी घर चले गए थे, सिर्फ जेदेन बचा था जो ग्राहकों को आकर्षित करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। रेस्तरां को बढ़ावा देने के बारे में ऋषभ की सफाई सुनने के बाद जेदेन बहुत खुश हुआ, लेकिन शौनक को जिस बात पर आश्चर्य हुआ वह ये थी कि जेदेन देवांग, तारांश या शौनक को जानता भी नहीं था। खैर, ऋषभ भी शौनक को नहीं जानता था। अगर ईशान ने ऋषभ को नहीं बताया होता कि शौनक उस समय एक अभिनेता था, लेकिन फिर भी शौनक को लगा कि वह वास्तव में देवांग और तारांश से कम लोकप्रिय था। शौनक के जोर से आह भरने पर ही ऋषभ को एहसास हुआ कि वह जाग गया है। तुम जाग गए? मैं देवांग और तारांश की पोस्ट देख रहा हूँ। ओह, तुम भी पोस्ट क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हें सिर्फ रेस्तरां में खाते हुए हमारी एक तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा था, ऋषभ ने कहा। शौनक, जो कभी भी अपने भावों को छुपा नहीं सकता था, साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि वह कई चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वास्तव में वह अभी अभी उठा था। ऋषभ शौनक के करीब आया, उसका माथा जांच रहा था, ये सोच रहा था कि क्या वह बीमार है। लेकिन खैर, वह ठीक था। मैं ठीक हूँ ऋषभ, बस मैं इसे अभी पोस्ट करूँगा, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि मेरे पास देवांग या तारांश जितने प्रशंसक नहीं हैं। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर कहा, तुम्हें इस तरह अपना आत्मविश्वास खोते हुए देखना तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस शौनक को मैं जानता हूँ वह एक आत्मविश्वासी शौनक है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? क्या वह देवांग था या तारांश? नहीं, वह तुम थे, है ना? आत्मविश्वासी बनो भाई।
शौनक ने फिर से जोर से आह भरी और अपना पूरी तरह से चार्ज किया हुआ स्मार्टफोन पकड़ा। विकी मुझे पसंद नहीं करती, इसका कोई कारण तो होगा, है ना ऋषभ? उद्धरण चिन्ह। शौनक ने बुदबुदाया, ऋषभ को बहुत भ्रमित करते हुए। फिर शौनक ने उनकी तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद उसने अपना फ़ोन ऋषभ को सौंप दिया। पहले तो ऋषभ भ्रमित हुआ, जब तक कि उसने तेजी से आने वाली टिप्पणियों को नहीं देखा। वे सभी नफरत भरी टिप्पणियां थीं। शौनक को तस्वीरें पोस्ट किए हुए सिर्फ कुछ ही सेकंड हुए थे। @XXX, मुझे पता था कि यह कुतिया देवांग और तारांश के साथ जाएगी। @ZZZ, क्या वह मेरे तारांश से दूर नहीं रह सकता? वह एक रोगाणु की तरह है जो हमेशा चिपका रहता है। ये, अब वह ऋषभ को भी निशाना बना रहा है। वह हमेशा बहुत पैसे वाले सुंदर पुरुषों को जानता है। बेशर्म कुतिया। @GGG, क्या वह सोचता है कि वह बहुत सुंदर है? घिनौना। ऋषभ सभी गंदी टिप्पणियों को पढ़ नहीं सका। उसने फ़ोन शौनक को वापस दे दिया। बस टिप्पणी अनुभाग बंद कर दो, ताकि तुम्हें इस तरह की नफरत भरी टिप्पणियां न पढ़नी पड़ें, ऋषभ ने कहा। शौनक मुस्कुराया, नहीं, मैं उन्हें अपनी मर्जी से टिप्पणी करने दूंगा। मुझे बस ये जानना होगा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, वह सच नहीं है। वास्तव में, वे जानते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ। कुछ नफरत करने वाले तो यहाँ तक साजिश रचते हैं कि मैं वास्तव में भेस में एक महिला हूँ, यह पागलपन है। मैं ये भी नहीं चाहता कि वे कहें कि मैं एक महिला जैसा दिखता हूँ। मैं एक पुरुष हूँ और मैं सामान्य हूँ। मुझे पुरुष पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जल्दी से, शौनक अपने ही दुख के सागर में डूब गया। ऋषभ बस चुपचाप बैठा रहा, ये सोच रहा था कि लड़कियों ने इतनी जल्दी यह निष्कर्ष क्यों निकाल लिया कि शौनक पुरुषों को पसंद करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ज्यादा सुंदर दिखता था। ये हास्यास्पद था। ऋषभ इसे समझ नहीं सका। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे खुश करूं, लेकिन हम सिर्फ व्यायाम क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें कुछ मांसपेशियां मिल जाएं, तो शायद तुम इतने स्त्री सुलभ फेमिनिन न लगो, ऋषभ ने कहा। शौनक अपने दुख से बाहर निकला, ऋषभ की बड़ी बाहों को देखा, फिर अपनी छोटी बाहों को देखा। ओह, ये सच है। क्या मुझे बहुत सारे उबले हुए अंडे भी खाने चाहिए? ऋषभ ये सुनकर हंस पड़ा, अगर तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अंडे उबाल सकता हूँ। ओह, मैं भूल गया कि मेरे पास कुछ बत्तख के अंडे हैं। जेदे, ने मुझे दिए थे। वे कमरे से बाहर निकल गए, जो अपार्टमेंट में इकलौता था। एक और कमरा था, लेकिन ऋषभ उसे भंडार कक्ष स्टोरेज रूम के रूप में इस्तेमाल करता था। चूंकि शौनक छोटा था, इसलिए उनके लिए एक साथ सोना बेहतर था। उन्होंने सुबह व्यायाम किया। उन्होंने पड़ोस में जॉगिंग से शुरुआत की, थोड़ी देर के लिए जिम गए, फिर अपार्टमेंट में लौट आए और नाश्ते में उबले हुए अंडे खाए। क्या तुम आज बहुत व्यस्त हो, ऋषभ? शौनक ने पूछा, जो पहले ही भर चुका था, हालांकि उसने सिर्फ 2 उबले हुए अंडे खाए थे। ऋषभ, जो अपना 5वां उबला हुआ अंडा खा रहा था, अपने भोजन को निगलने के बाद जवाब दिया। आज मैं लिटिल हेवन जा रहा हूँ, मैं उस रेस्तरां के निर्माण की जांच भी करूंगा जो आज से शुरू होगा। कल वाला रेस्तरां? शौनक ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया, हाँ, रेस्तरां आगंतुकों की संख्या बढ़ने के बाद, हम उस छोटे रेस्तरां का उपयोग जारी नहीं रख सकते थे। इसलिए, ब्रांडिंग मजबूत होने के बाद रेस्तरां स्थानांतरित हो जाएगा। शौनक ने सिर हिलाते हुए खाली निगाह से घूरना जारी रखा। ऋषभ वास्तव में अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ऋषभ। फिर, तुम्हारे अन्य व्यवसायों का क्या? बाकी का ख्याल जैक रखेगा। शायद मैं प्रगति देखने के लिए वहां जाऊंगा। ओह, मेरे पास एक सौंदर्य उत्पाद है। शौनक, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? कौन जानता है, तुम बाद में उस उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। तुम आधिकारिक तौर पर हाइपर एंटरटेनमेंट में शामिल होने के बाद हम तुम्हें एक ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। शौनक ये सुनकर इतना हैरान हुआ कि वह लगभग अपना पैर थूकने वाला था। क्या कहा तुमने? ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्या अरविंद ने तुम्हें नहीं बताया? अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई नई एजेंसी तुम्हारा समर्थन कर रही है तो तुम लोग गोल्डन एंटरटेनमेंट को जल्दी छोड़ सकते हो। मेरे पास हाइपर एंटरटेनमेंट में शेयर है ना? इसलिए मैंने उनसे तुम्हारी और देवान की मदद करने के लिए कहा। मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बाद तुम लोगों का फ़ायदा उठाऊंगा। शौनक बस खाली निगाह से घूरता रहा, कुछ और कहने में असमर्थ था। ऋषभ हमेशा उसे आश्चर्यचकित करता था।
कोई आश्चर्य नहीं कि अरविंद ने कल अचानक बड़े पूछा था कि क्या शौनक और देवांग को हाइपर पसंद है या नहीं। बेशक शौनक और देवांग का जवाब एक ही था, उन्हें हाइपर पसंद था और वे उस बड़ी एजेंसी में शामिल होकर बहुत खुश होंगे। शौनक भूल गया था कि ऋषभ के पास वहां शेयर थे। ऋषभ ने शौनक की नाक के सामने चुटकी बजाई। शौनक के होश में आने के बाद ऋषभ धीरे से हंसा और कहा, तुम आज फिर से अरविंद के साथ जा रहे हो, है ना? मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें आज हाइपर ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा ताकि तुम अपने अपार्टमेंट में वापस जा सको। शौनक ने भौं उठाए, क्या तुम यह इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझे यहाँ पसंद नहीं करते और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ऋषभ? ऋषभ ये सुनकर हंस पड़ा, बेशक नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुम्हारा यहाँ होना पसंद है। शौनक, जिसने यह मजाक के तौर पर कहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ गंभीरता से जवाब देगा। ओह, सच में? शौनक ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया, हाँ, मेरा वास्तव में एक बड़ा भाई था, शौनक। वह देवांग की उम्र का है। तुम्हें देखकर मुझे अपने भाई की याद आती है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिससे बहुत सा कर्ज पीछे छूट गया, जिससे मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो गईं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उसकी याद आती है। शौनक एक पल के लिए चुप रहा, ऋषभ की आंखों में उदासी देखकर। हालांकि ऋषभ सामान्य रूप से व्यवहार कर रहा था, जैसे कि वह दुखी नहीं था, लेकिन ऋषभ की आंखें सब कुछ कह रही थीं। ऋषभ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूँ। ऋषभ शौनक की तरफ मुड़ा और थोड़ा मुस्कुराया। धन्यवाद, मुझे अपना कमज़ोर पक्ष दिखाने के लिए माफ़ करना। तुम्हें मेरे सामने हमेशा मजबूत रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है। मेरे अब तक ज़्यादा दोस्त नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक दोस्त के सामने कैसे व्यवहार करना है। चुप रहो, ऋषभ, अनावश्यक चीज़ों के बारे में चिंता मत करो। तुम बहुत अद्वितीय हो। ऋषभ वापस शौनक की तरफ मुड़ा, अद्वितीय? उद्धरण चिन्ह। शौनक ने सिर हिलाया, खैर, पहले तुम अपने व्यवसाय के बारे में बहुत उत्साही थे, जैसे कि तुम जुनून से भरे एक युवा उद्यमी हो, और अब अचानक तुम एक प्यारे छोटे भाई की तरह व्यवहार कर रहे हो जिसके कभी ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मुझे चिढ़ाओ मत। हा हा हा, तुम अब एक छोटे भाई की तरह दिखते हो। ओह, तुम परेशान करने वाले हो। लेकिन तुम मेरे साथ सहज हो, है ना, ऋषभ? नहीं, मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। उसके बाद वे बस हंसे, यह महसूस करते हुए कि उनकी बातचीत बहुत मूर्खतापूर्ण थी। उन्होंने बस खाना खत्म किया, फिर बर्तन धोए। कोई बातचीत नहीं हुई, जब तक कि ऋषभ अचानक बोलना पड़ा, लेकिन शौनक, तुम मेरे भाई होने के लिए बहुत छोटे हो। शौनक, जो नाराज था, ऋषभ का पीछा किया और उसे एक सोफा कुशन से मारा। इस बीच ऋषभ बस हंसा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी सुनी, वे दोनों तुरंत शांत हो गए। मुझे दरवाज़ा खोलने दो, शौनक ने कहा, और वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ कोई नहीं था। अजीब। फिर शौनक की आंखें दरवाजे के सामने एक डिब्बे पर पड़ीं। वह नीचे झुका और उसे देखा, उस डिब्बे से बहुत परिचित महसूस कर रहा था। अचानक ऋषभ बाहर भागा, शौनक के कंधे से टकराया। ऋषभ उस समय बहुत तेज था, शौनक को भ्रमित कर रहा था। जब शौनक दरवाजे से बाहर आया तो वह देखना चाहता था कि ऋषभ क्या कर रहा था। लड़के ने पहले ही किसी को पकड़ लिया था। पकड़ लिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल सकते हो? ऋषभ ने कहा, उस व्यक्ति के चेहरे को ढंकने वाले नकाब मास्क को हटाते हुए जिसे उसने पकड़ा था। बॉस! शौनक चिल्लाया। ऋषभ शौनक की तरफ मुड़ा, तुमने क्या कहा, बॉस? गोल्डन एंटरटेनमेंट का मालिक। ऋषभ वापस उस आदमी की तरफ देखने लगा जिसे वह पकड़ रहा था। 35। डेविड यूजिन। पॉकेट नॉवेल शैली में। मुझे दरवाज़ा खोलने दो। शौनक तुरंत दरवाजे की तरफ चला गया और ऋषभ को तकिए के हमले के बाद हाँफते हुए और दिया। आज आपका पहला मिशन है उस व्यक्ति की पहचान का पता लगाना जो शौनक को जान से मारने की धमकियां देकर आतंकित कर रहा है। वह व्यक्ति दरवाजे पर है। आपको जल्दी करनी होगी। एक आकर्षक इनाम आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप असफल होते हैं तो आपको पछतावा होगा। जैसे ही शौनक ने दरवाज़ा खोला, ऋषभ तुरंत बाहर की ओर भागा, ये देखकर कि वहाँ कोई नहीं था। ऋषभ भाग्यशाली था क्योंकि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा था वह ज़्यादा दूर नहीं गया था। वह व्यक्ति इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे जाने वाला था।
अगर ऋषभ ने उस व्यक्ति को पकड़न ए के लिए कई सीढ़ियां नीचे कूदकर नहीं पकड़ा होता तो वह उसे खो सकता था। तुम कहाँ जा रहे हो? अब मेरे साथ चलो, ऋषभ फुसफुसाया, उस व्यक्ति को वापस अपने अपार्टमेंट के सामने खींचता हुआ। शौनक दरवाजे से बाहर आ गया था, बड़ी बड़ी आंखों से ऋषभ को घूर रहा था। ऋषभ ने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था। पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल सकते हो? ऋषभ ने उस व्यक्ति के चेहरे को ढंकने वाले नकाब को हटाते हुए कहा जिसे उसने पकड़ा था। एक परिचित चेहरा देखकर शौनक चौंक गया। वह आदमी जो हमेशा उसके प्रति दोस्ताना रहा और अक्सर उसे महंगे उपहार देता था, वही आदमी था जिसने उसे जान से मारने की धमकियां भेजी थीं। बॉस, शौनक चिल्लाया। ऋषभ शौनक की तरफ मुड़ा। तुमने क्या कहा, बॉस? उद्धरण चिन्ह गोल्डन एंटरटेनमेंट का मालिक। ऋषभ वापस उस आदमी की तरफ देखने लगा जिसे वह पकड़े हुए था। वह आदमी विकी से मिलता जुलता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वह साफ तौर पर एक सुंदर, अच्छे व्यवहार वाले आदमी जैसा दिखता था जो ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करता था। डेविड यूजिन, क्या यही उसका नाम था? तुमने शौनक को जान से मारने की धमकी क्यों भेजी? हालांकि तुम्हें पता था कि वह मेरे अपार्टमेंट में है, फिर भी तुम यहाँ आए। धप! अचानक वह आदमी ऋषभ को धक्का देने, उसे मारने और भागने में कामयाब रहा। हालांकि सौभाग्य से ऋषभ के पैर लंबे थे और उसने डेविड को गिरा दिया, जिससे वह सीधे अपने चेहरे के बल गिर गया। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? चलो थोड़ी बात करते हैं, डेविड यूजिन। जल्दी बताओ कि तुम क्यों हत्तेरी? उद्धरण चिन्ह जाहिर तौर पर डेविड पूरी तरह से तैयार था। उसके पास रंगीन धुआं छोड़ने के लिए किसी प्रकार का उपकरण भी था। इससे ऋषभ और शौनक की दृष्टि धुंधली हो गई और वे खांसने लगे क्योंकि उन्होंने गलती से धुआं अंदर ले लिया था। डेविड लिफ्ट का उपयोग करके भागने में कामयाब रहा। ऋषभ तुरंत शौनक को वापस अपार्टमेंट के अंदर खींच लाया। वे ताज़ी हवा में पर्याप्त सांस ले पाए। उन्हें डेविड के घने धुएं के हमले से उबरने में काफ़ी समय लगा। धत! लेकिन कम से कम हमें पता तो चल गया कि यह किसने किया, है ना? वह मूर्ख डेविड, क्या वह नहीं जानता कि इस बिल्डिंग के हर गलियारे में सीसीटीवी लगा है? ऋषभ बुदबुदाया, अभी भी बहुत परेशान था कि उसने डेविड को भाग जाने दिया था। शौनक को मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगाने का आपका पहला मिशन सफल रहा है। आपने एक इनाम अर्जित किया है जिसे यादृच्छिक रूप से रैंडमली चुना जाएगा। ऋषभ ने भौं उठाए। ये पहली बार था जब उसने सिस्टम को यादृच्छिक रूप से एक इनाम चुनते देखा था। आमतौर पर मिशन की शुरुआत में ही इनाम का उल्लेख किया जाता था। हर बार जब सिस्टम कोई नया मिशन देता था तो हमेशा कुछ आश्चर्य होता था। इसके अलावा ये सिस्टम के लिए एक खेल जैसा था, भले ही ऋषभ के लिए यह हकीकत थी। इनाम यादृच्छिकीकरण पूरा हुआ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वाह, आपने भेस कौशल डिस्गाइज स्किल के रूप में एक दुर्लभ इनाम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको खुद को दूसरे व्यक्ति या एक नए रूप में बदलने की अनुमति देता है। ये कौशल आपकी बहुत ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए इसे सिर्फ 5 घंटे तक उपयोग करना सबसे अच्छा है, जिसके बाद आपको अपने मूल रूप में वापस आना होगा। क्योंकि यदि आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो आप तब तक बेहोश रहेंगे जब तक कि आपकी ऊर्जा खुद ही ठीक नहीं हो जाती। प्रश्नाधीन ऊर्जा वह नहीं है जो भोजन से प्राप्त होती है, बल्कि जिसे आमतौर पर जादुई ऊर्जा कहा जाता है। आपके शरीर के भीतर जादुई ऊर्जा काफ़ी है, यही वजह है कि आप सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं। हालांकि आपको अभी भी उन कौशलों का लापरवाही से उपयोग न करने के लिए सावधान रहना होगा जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जैसे कि भेस कौशल। सिस्टम से विवरण सुनने और पढ़ने के बाद ऋषभ चुप हो गया। भेस कौशल, जब उसे वास्तव में इसकी ज़रूरत होगी तो ऋषभ इसका उपयोग करेगा, क्योंकि उस कौशल का बहुत बार उपयोग करना खतरनाक लग रहा था। लेकिन वह यकीन करने के लिए इसे आजमाना चाहता था। हालांकि वह इंतज़ार कर सकता था। अभी के लिए वह पहले शौनक पर ध्यान केंद्रित करेगा। शौनक, तुम इतने शांत क्यों हो? ऋषभ ने पूछा। शौनक ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें ऋषभ को घूर रही थीं, कड़वाहट से मुस्कुरा रहा था। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि बॉस, मेरा मतलब है सीईओ। नहीं डेविड, वह हमेशा मेरे लिए एक अच्छा दोस्त रहा था। उसने मुझे विभिन्न महंगे उपहार दिए, खासकर जब मैं किसी चीज़ में सफल होता था। वह बहुत दोस्ताना, गर्मजोशी भरा था और उसने मेरा अच्छे से मार्गदर्शन भी किया।
लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। शौनक ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। वह उस कड़वी हकीकत से निराश महसूस कर रहा था जिसका वह उस क्षण सामना कर रहा था। मैं अपार्टमेंट के दरवाजे से सीसीटीवी फुटेज लेकर अरविंद को भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमें उसका कारण पता चलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पकड़ना है, शौनक। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है और तुम्हें डरा दिया है। शौनक ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और विनती भरी आंखों से ऋषभ को देखा। ऋषभ ने सिर हिलाया। कमजोर मत बनो, शौनक। हालांकि वह तुम्हारे लिए अच्छा रहा है, तुम्हारी पीठ पीछे वह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। मुझे पता है कि उसे ऐसा करने के लिए उसकी बहन ने कहा होगा, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया, है ना? यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि वह ऐसा करना चाहता था। जब उसने ऐसा किया तो उसने तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों महसूस करना चाहिए? उसकी तुम्हारे लिए मुस्कान नकली है, तुम्हें पता है। ऋषभ की बातें शौनक को एक टन ईंटों की तरह लगी, जिससे उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऋषभ ने शौनक के कंधे पर थपथपाया, फिर अपार्टमेंट के सामने वाले दरवाजे से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए शौनक को छोड़ दिया। कहीं मत जाना, दरवाज़ा तभी खोलना जब तुम्हें पता हो कि कौन आ रहा है, ऋषभ ने जाने से पहले कहा। शौनक ने बस सिर हिलाया और चुप रहा। भले ही ऋषभ ने उसे इसका एहसास करा दिया था, लेकिन उसके दिमाग में उन संभावित कारणों के बारे में सोचना जारी रहा जो डेविड को ये सब करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। ओह, शौनक को इससे नफरत थी। जब दूसरे लोगों की दयालुता की बात आती थी तो वह हमेशा कमज़ोर क्यों रहता था? वह हमेशा लोगों में अच्छा क्यों देखता था, भले ही वह सब नकली हो? कोई भी वास्तव में अच्छा इंसान नहीं था। यहाँ तक कि ऋषभ ने भी कहा कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन शौनक ने सोचा कि ऋषभ बिना शर्त की दयालुता से बेहतर था, जिसने अंततः उसे पीठ में छुरा घोंपा। मुझे नहाने और अपना दिमाग साफ करने की ज़रूरत है, उसने बुदबुदाया। ऋषभ आज बहुत व्यस्त था। वह लिटिल हेवन गया, फिर थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस गया। फिर दोपहर के भोजन के बाद वह और जेदेन आर्सेलिया नदी के पास एक खाली जगह पर गए। वे वास्तुकार से मिले जो उनके रेस्तरां के निर्माण से पहले उसे डिज़ाइन करेगा, ताकि सब कुछ योजना के अनुसार हो। मुझे क्लासिक डिज़ाइन पसंद हैं जो एक शानदार छाप देते हैं, ताकि आने वाले आगंतुकों को रेस्तरां में प्रवेश करते ही लगे कि वे राजा या कुलीन हैं। मुझे उस तरह की छाप पसंद है, जेदेन ने कहा। मुझे लगता है कि मेरे पास इसके लिए कुछ विचार हैं। मैं तुरंत डिज़ाइन बनाऊंगा, फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा, वास्तुकार ने कहा। संयोग से वास्तुकार एक महिला थी। जेदेन के अनुसार उसके द्वारा बताए गए सभी विवरणों के साथ एक महिला वास्तुकार उसके वांछित सौंदर्यशास्त्र को बेहतर ढंग से समझेगी। ऋषभ जेदेन से सहमत था, क्योंकि उसे जेदेन और उसके सपनों के रेस्तरां के दृष्टिकोण पर भरोसा करना था। ये जुआ खेलने जैसा हो सकता है, लेकिन ऋषभ के पास व्यावसायिक कौशल थे जो उसे वहां भाग्यशाली होने की अनुमति देंगे। वास्तुकार से मिलने के बाद जेदेन रेस्तरां लौट आया और ऋषभ लिटिल हेवन लौट आया। वहां फूलों को खिलते हुए देखकर ऋषभ का तनाव कम हुआ। लगता है आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बॉस, ईशान एवंत ने ऋषभ के सामने कैपुचिनो से भरा एक कप रखते हुए कहा। ऋषभ ने इसे धीरे धीरे पिया, फिर जोर से आह भरी। ईशान ऋषभ को इतना थका हुआ देखकर हंस पड़ा। मैं इतना कभी नहीं थका, ईशान। एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। तुम जानते हो, पुरुष महिलाओं की तरह नहीं होते जो एक साथ कई काम कर सकें। हमें एक समय में एक काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन परिस्थितियां मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं, और बूम, मुझे लगता है कि मेरा सिर फटने वाला है। ईशान ऋषभ की बड़बड़ाहट पर फिर से हंस पड़ा। उसने ऋषभ को उसके पुराने स्व में वापस देखा, ऊर्जा से भरपूर, हमेशा चीज़ें करने के लिए उत्साहित। हालांकि ये बहुत अच्छा होगा अगर ऋषभ उस तरह वापस जा सके जैसा वह पहले था, जब सब कुछ इतना गड़बड़ नहीं था। शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम शौनक की समस्याओं में बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हो। ऋषभ ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पता है कि, लेकिन एक बार जब मैंने शामिल होने का फैसला कर लिया तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? तुम जानते हो कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, है ना? शौनक की समस्या अब वास्तव में दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यह पता चला है कि उसे धमकी भरा संदेश भेजने वाला व्यक्ति उसका अपना सीईओ गोल्डन एंटरटेनमेंट का मालिक था। पागलपन है ना?
मैं अभी भी परेशान हूं कि मैंने उसे भाग जाने दिया। ईशान ने अपनी पहले से ही बड़ी आंखें चौड़ी कर लीं और ज्यादा जानना चाहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि उसने ऐसा क्यों किया? ऋषभ ने फिर से जोर से आह भरी। यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है। मुझे उसका कारण नहीं पता, वह बहुत तेजी से भाग गया। उसने किसी तरह का उपकरण छिड़का जिससे धुआं निकला, मुझे नहीं पता कि वह क्या था। धुएं ने मेरी आंखें बंद करवा दी और मुझे खांसी आने लगी। काश हम उसके ऑफिस में या कहीं और घुस पाते। मैं वास्तव में उस आदमी के मकसद को लेकर उत्सुक हूं। काश हम उसे नशे में ला पाते तो शायद वह सच बता देता। ऋषभ ऋषभ अचानक सीधा बैठ गया, ईशान के कंधे पर थपथपाया और जोर से मुस्कुराया। तुम प्रतिभाशाली हो, ईशान। ईशान ने भौं से कुड़ी। मैंने क्या कहा? ऋषभ ने सिर हिलाया, फिर अपना कैपुचिनो खत्म किया। मुझे अब जाना होगा।